हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कवर करने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को मैंने टू पार्ट्स में, मतलब बेसिकली हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो समझेंगे। जब भी आप रेस्पायर करने के लिए या फिर एनर्जी रिलीज़ करवाने के लिए बॉडी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जैसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन को मतलब एक सेंटेंस में हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। हर बार ये नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है उस टाइम पर रेस्पिरेशन हो। बिना ऑक्सीजन के भी हम रेस्पिरेशन परफॉर्म करवाते हैं, और जिस फिनोमेना के थ्रू हम रेस्पिरेशन करवा रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एवरी टाइम जो हम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं दैट द रेस्पिरेशन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हर जगह पे हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके क्या नहीं करते, फूड के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं करते हैं। हमारे कई सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करें तो लोअर ऑर्गेनिजम्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो ऑर्गन्स हैं या फिर जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो डेवलप नहीं हैं। जब डेवलप नहीं है इतने सारे पार्ट्स, तो फिर वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन अगर नहीं कर पाते और ऑक्सीजन नहीं है तो उस कंडीशन में फिर कैसे परफॉर्म किया जाता है रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाता है एनारोबिकली। एनारोबिकली का क्या मतलब है? एनारोबिकली का मतलब है ऑक्सीजन को इस्तेमाल मत कीजिए और बिना ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए हुए आप एनर्जी रिलीज़ करवा दें। तो ये फिनोमेना, ये प्रोसेस आपका क्या बनाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन बनाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये वो फिनोमेना है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद एनर्जी रिलीज़ करवा रहे हैं। अब हमेशा क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन का सप्लाई ऑल द टाइम अगर प्रेजेंट नहीं है और इफ़ वी कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब हम रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के कर सकते हैं, तो फिर हमारी बॉडी ने एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑप्ट क्यों किया हुआ है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करके ही क्यों सर्वाइव नहीं करती है? तो उसका जवाब हम क्या देते हैं? उसका जवाब हम देते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन कि वी ऑप्ट टुवर्ड्स द एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई जहाँ पर एक कंपोनेंट, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने पे मुझे कहीं मिल रही है बिल्कुल कम एनर्जी और कहीं उसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने पे मिल रही है मुझे ज़्यादा एनर्जी, तो मैं किस प्रोसीजर को मतलब बेसिकली किस प्रोसीजर को ऑप्ट करूँगी? तो मैं एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर ऐसे प्रोसीजर को ऑप्ट करूँगी जहाँ से मुझे गेन जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो। सेम चीज़ यहाँ होती है कि जब भी आप एनारोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर कर रहे हो एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पार्ट एनर्जी रिलीज़ करवाएगा वो बहुत कम होगा, ओके और एरोबिक में बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हम एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करवाते बल्कि कैसा रेस्पिरेशन ही करवाते हैं, एरोबिक ही करवाते हैं, ओके। पर फिनोमेना ज़रूरी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में दुनिया में चल रही हैं, तो वो क्या है समझेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको इंडिकेशन देती हूँ कि हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो यू विल से कि भाई हम तो लगातार ऑक्सीजन का कंजप्शन कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में लगातार जो एनर्जी है वो अंदर जाती है और ऑक्सीजन अंदर जाने पे हम एनर्जी रिलीज़ करते हैं। मीन्स वी डू नॉट ऑप्ट फॉर द एनारोबिक रेस्पिरेशन, बट द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारी बॉडी में भी कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो कैसा रेस्पिरेशन परफॉर्म कर देती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर देती है। मतलब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ बेसिकली क्या बोले हम, ऑल्सो केपेबल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। येस इट इज़। इन द एब्सेंस नहीं बोलेंगे, इन द लेस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। लाइक रनिंग कंडीशन में भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता है कि हमारे टिश्यूज़ को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की ज़्यादा।
जब टिश्यूज़ को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन एक प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में एंटर नहीं कर रही है। जब ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही, दूसरी चीज़ मैं बोल रही हूँ कि सप्लाई जो है वो कम है ऑक्सीजन का, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट अब भी मुझे उतनी ही है, तो उस कंडीशन में फिर क्या करेगा हमारे जो बॉडी का मसल्स है, वो ग्लूकोज को एनारोबिकली ब्रेक करना शुरू कर देगा। मतलब जो थोड़ी बहुत एनर्जी मिले, मतलब एक सेंटेंस हम बोलते हैं, कुछ ना से कुछ बेहतर। मतलब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो यू नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है नहीं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट फिर भी है, तब हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपके जो कौन है हमारे जो हम क्या बोले जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है उनको एनारोबिकली ही ब्रेक करवा के जो थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को रिलीज़ करवा के आपका काम करवाते हैं। और जब बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे हमेशा लगातार कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स का जो है वो रिलीज़ होता रहता है, और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स का रिलीज़ बॉडी के अंदर हो रहा है वो कहलाते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, या फिर दूसरा ये पार्ट तो मैंने आपको बताया क्या, बॉडी मसल्स का एनारोबिक रेस्पायर करके किसका फॉर्मेशन करना, लैक्टिक एसिड। पर आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा कि भाई जब भी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में अल्कोहल आता है, तो क्या हमारी मसल्स में अल्कोहल भी बनता है? तो देखें, मसल्स में तो फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का ही, पर अब आ जाइए दूसरी जगह पे। कैसे? ये एक इंडस्ट्रियल स्केल है एनारोबिक रेस्पिरेशन को करवा के कई सारे कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करवाना। जैसे कि हम बात करें केक्स, पेस्ट्रीज़ का फॉर्मेशन, बिस्किट्स के डोज का फॉर्मेशन। ओके, मैं बात करूं बीवरेजेस इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं अल्कोहल की, ये सब भी क्या है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही हैं। तो तभी मैंने आपको बोला था कि एरोबिक और एनारोबिक में हम एरोबिक ऑप्ट कर सकते हैं या फिर एनारोबिक ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों का मैंने आपको ऑप्शन बोला था कि भाई जब बिना ऑक्सीजन के काम हो सकता है तो वाई वी आर नॉट ऑप्टिंग एनारोबिक, तो उसका मैंने जवाब दिया एनर्जी का सप्लाई बहुत कम है। फिर जब एरोबिक कर सकते हैं तो फिर एनारोबिक की सप्लाई क्यों करी है, क्योंकि कई सारे कंपोनेंट जो हैं इससे डिराइव किए जाते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। लाइक आपने स्विस चीज़ का फॉर्मेशन देखा होगा, स्विस चीज़ में बड़े बड़े होल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक आप जब फर्मेंटेशन आप करवा रहे हो तो ये फर्मेंटेशन हमारा कैसे होता है देखेंगे। सबसे पहले आपने बात करी कि भाई जब भी आप बात करते हैं हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन की, या फिर मैं बात करूं बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में जो अल्कोहल बनाया जा रहा है, बियर है, वाइन है, विस्की है, रम है, वोडका है, ये सब क्या है, ये सब अल्कोहल है। अल्कोहल की क्वांटिटी कम ज़्यादा होने की वजह से हमने इसको अलग अलग नाम दिए। दूसरी चीज़ फर्मेंटेशन किसका हो रहा है उसके बेसिस पे भी। लाइक अगर मैं विस्की की बात करती हूँ तो ग्रेन्स को फर्मेंट करवा के, ग्रेन्स को आपको एक लार्ज टैंक्स के अंदर ग्रेन्स डालने हैं, उसमें कुछ माइक्रोब्स डालने हैं, क्लोज कर देना है, ऑक्सीजन का सप्लाई ना हो। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो उस कंडीशन में वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या रिलीज़ करवाया जाएगा, हमारा अल्कोहल रिलीज़ करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि जितना भी कंपोनेंट हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, ग्लाइकोलिसिस की बात करोगे जो हम पढ़ चुके, ग्लाइकोलिसिस एक वो फिनोमेना है, एक वो प्रोसेस है जो कि चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करवाइए चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करवाइए, दोनों को परफॉर्म करवाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ग्लाइकोलिसिस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, अब जब हम आगे बढ़े तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, मैं बात करूं जो लोअर बैक्टीरिया है, फंजाई है, ईस्ट की जो हम बात करते हैं, डोज बनते हैं तो आपका थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है, एथेनॉल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो थोड़ा थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हमारे डो को कैसा बना देता है, पोरस बना देता है, फ्लफ़ी बना देता है। ओके, तो वो किसकी वजह से है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही है। अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन रोक देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मेशन है अल्कोहल का वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने अभी भी आपको क्या बोला कि चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, दोनों में ग्लाइकोलिसिस इज मस्ट। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था ग्लूकोज से, ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या था, आप सबको पता है,
पायरुविक एसिड, मैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन बता रही हूँ। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इनटू द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से हमने यहाँ पे क्या बनाया, पायरुविक एसिड। ओके, कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था, 3 कार्बन की शुगर। ओके, पायरुविक एसिड को अब मैं 2 तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ, जो मैं बार बार अभी आपको बोल रही थी। फर्स्ट एंड दिस इज योर, सेकेंड सी, सबसे पहला पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को आपने ब्रेक करना है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड कितने, 3 कार्बन का है, तो एक लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल सिंपल हम बना देते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो पायरुविक एसिड के ही मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करते हैं इथेनॉल। इथेनॉल भाई 2 कार्बन का है, तो एक निकलता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो लैक्टिक तो 3 का ही है, तो तीनों के तीनों कार्बन रिलीज हो जाते हैं और यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आता है। और दोनों फिनोमेना में, दोनों प्रोसेस में एक NAD कन्वर्ट होता है NADH में, एक NAD किस में कन्वर्ट होता है, एक NADH में। ओके, तो यहाँ पे ये एक एनारोबिक पाथवे है। कैसा पाथवे है? ये एक एनारोबिक पाथवे है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आप पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं या फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। लैक्टिक एसिड तो आप पढ़ चुके हैं, मैं बता दिया मैंने आप लोगों को, मसल्स का एग्जाम्पल है हमारी बॉडी में। ओके, और इथेनॉल की बात करें तो भाई जितने भी आपके बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई हैं, ये क्या करते हैं, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने का काम, एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने का काम करते हैं। क्लियर? तो ये फिनोमेना रहा, मतलब ग्लाइकोलिसिस जो है ये पूरी की पूरी आपकी क्या रही, ये रही आपकी ग्लाइकोलिसिस। दिस इज योर ग्लाइकोलिसिस। तो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल तो हर ऑर्गेनिज्म में होगा। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो मैं आपको एक स्पेसिफिक प्लेस बताऊंगी। फिर जब हम ETS पढ़ेंगे तो मैं आपको एक स्पेसिफिक प्लेस बताऊंगी कि जो ये प्रोसेस, ये जो फिनोमेना है, ये एक्चुअली परफॉर्म कहाँ करवाया जा रहा है। ओके, मैं दूसरी बात कर रही हूँ आपसे क्या, कि प्लेस, एक्चुअल जो फिनोमेना है वो कहाँ परफॉर्म करवाया जा रहा है, ये मैं इन दोनों का आपको बताऊंगी। बट आई डिडंट एक्सप्लेन यू द प्लेस या द साइट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। वाई आई डिडंट एक्सप्लेन, तो आप खुद थोड़ा सा सोचें। देखें, सोचना क्या है, सोचना ये है कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट है। ओके, भले ही आप एरोबिक करवाइए या फिर आप एनारोबिक करवाइए, आपको ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करवाना ही करवाना है। जब तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का पार्शियल ब्रेकडाउन नहीं करोगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का पार्शियल ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड है, जब तक ये पार्शियल ब्रेकडाउन आप नहीं करेंगे, जब तक आपका क्या नहीं होगा, जब तक आपका जो एरोबिक या एनारोबिक की बात कर रहे हो ये परफॉर्म नहीं करवाया जाएगा। तो भाई पायरुविक एसिड तो बनना ही बनना है दोनों ही मतलब दोनों ही रेस्पिरेशन में। लेकिन जब ये दोनों रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होनी है तो कॉमन क्या होना चाहिए भाई, हर ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है साइटोप्लाज्म। भाई आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करो, लाइक मैंने बैक्टीरिया लिखा है यहाँ पे, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है दे डू नॉट हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है।
यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस वजह से हमने एरोबिक या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर दी, ठीक है। और बाकी सिंप्लिसिटी भी होती है। लेकिन जब भी आप साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म हर सेल में प्रेजेंट होता है, और ग्लाइकोलिसिस एक सिंपल सी रिएक्शन है जो कि साइटोप्लाज्म में ही रन करती है। दैट्स व्हाई आई डिडंट एक्सप्लेन अबाउट यू द साइट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। नाउ अब नेक्स्ट, अगर आपका रेस्पिरेशन कैसा है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कहलाता है आपका क्या बोला हमने, ये कहलाता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब हमारा साइट ऑफ मतलब जो रेस्पिरेशन आप करवा रहे हो उसमें अगर आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो एनारोबिक हम पढ़ चुके, बहुत छोटा सा पार्ट है, कुछ डिटेल में हमें नहीं बोलना होता। अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, और यहाँ पे रिलीज़ होती है मेन एनर्जी। ग्लाइकोलिसिस में वी हैव ऑलरेडी रिलीज्ड द 8 ATP। यहाँ पर कितना, अगर मैं बोलूँ कि भाई जो मॉलिक्यूल हमारा ATP का फॉर्मेशन कर रहा है, टोटल ग्लाइकोलिसिस अगर एनारोबिक हुई तो कितने ATP बनेंगे, एनारोबिक हुई तो कितने ATP बनेंगे, हमारे दिमाग में आ जाता है 3 ATP, NADH से 3 ATP बना देते हैं। बट दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। वाई रॉन्ग? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज जो है पहले ग्लाइकोलिसिस करेगा। ग्लाइकोलिसिस से कितने ATP बना दिए, 8 ATP। 10 बने थे टोटल, लेकिन 2 लॉस में भी गए थे, इस्तेमाल किए थे शुरू करने के लिए, तो टोटल बने थे 8। 8 के बाद 3 यहाँ पे NAD के फॉर्म में बने, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 11। यहाँ पर सिर्फ 11 फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगर ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द एनारोबिक रेस्पिरेशन, इफ इट एंटर्स इनटू द एरोबिक पाथवे, तो एरोबिक पाथवे में एंटर करने पर क्या चेंज होगा, तो देखें। सबसे पहला मेरा है पायरुविक एसिड। फर्स्ट इज़ योर व्हाट, फर्स्ट इज़ योर पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड जो है ये लास्ट प्रोडक्ट था, भाई पायरुवेट कह लूँ या पायरुविक एसिड कह लूँ, बात एक ही है। ओके, ये कितने कार्बन का है हमारा, 3 कार्बन। हाउ मच कार्बन्स, 3 कार्बन्स। 3 कार्बन में जब मैं आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ने पे सबसे पहला मोस्ट क्रूशियल स्टेप व्हाट, क्या है, क्यों है भाई क्रूशियल, तो आपको अभी समझ में आएगा क्यों बोल रही हूँ मैं क्रूशियल। क्योंकि यहाँ पे पायरुविक एसिड से ही कन्वर्जन जब हुआ एक दूसरे कंपोनेंट में, जो कि है मेरा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, मैं क्या बात कर रही हूँ पूरा लिख लीजिए, चलिए। कोएंजाइम ए, यहाँ पे ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये है 2 कार्बन का। क्रूशियल स्टेप क्यों बोला, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई पहले ही स्टेप में यहाँ पे 3 कार्बन से 2 कार्बन, पहली बार ऐसा हुआ कि 1 कार्बन का रिलीज हुआ, किसकी फॉर्म में होगा, होगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने क्या कर दिया, बाहर। एंजाइम इस्तेमाल हुआ कोएंजाइम में, क्या एंजाइम इस्तेमाल हुआ, कोएंजाइम ए। इसके साथ साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड टूटा है तो आप लॉजिकल सी चीज़ समझ लीजिए, एनर्जी भी निकली होगी। Na D पॉजिटिव को हैव कन्वर्टेड इनटू NaDH, किस में कन्वर्ट कर दिया, NaDH में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जब 3 से 2 बनाओगे तो एनर्जी तो रिलीज़ होगी, याद करना भी नहीं है। ओके, अब आ जाइए दूसरे स्टेप पे। सॉरी,
ये देखें, अब यहाँ पे ये है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा क्या करेगा, देखें दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं एक साथ दो कंपोनेंट बनाऊंगी ताकि समझ में आए कि क्या चल रहा है। ये बनेगा आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। भाई इट इज़ अ साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे लाके ख़त्म भी हमें करना होता है। ओके, तो सिट्रिक एसिड साइकिल है। ओके, सिट्रिक एसिड साइकिल में सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करके, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, नाम क्या दिया है साइकिल को मैंने, सिट्रिक एसिड साइकिल। ये सिट्रिक एसिड साइकिल नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक कंपोनेंट बनता है सिट्रिक एसिड, सिट्रेट सिंथेटेस की हेल्प से बनता है। किसकी हेल्प से बनता है, सिट्रेट सिंथेटेस की हेल्प से बनता है। तो ये जो आपका सिट्रिक एसिड बना, ये सिट्रिक एसिड देख लें 2 कार्बन प्लस 4 कार्बन के कॉम्बिनेशन से बना है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये कितना कार्बन कॉन्स्टिट्यूट करता है, 6 कार्बन। कितने कार्बन, 6। एक डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया, इस डीकार्बोक्सिलेशन को करने पे 2 कार्बन बने, लेकिन वापस से मैंने कितना कार्बन बना दिया, 6 कार्बन बना दिया। अब इस 6 कार्बन में यहाँ पर मैंने फॉर्म किया आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या बना, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ये जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, मैं खासियत बता देती हूँ आपको, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। क्या हुआ यहाँ पे, 5 कार्बन। सिट्रिक एसिड की वजह से इसका नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड से कन्वर्ट किया अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का है, टोटल 5 कार्बन। ये जो 5 कार्बन हैं, अब आपको यहाँ पे क्या दिखा, अगेन डीकार्बोक्सिलेशन, दूसरा क्रूशियल स्टेप। जब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो NAD किस में कन्वर्ट हुआ, NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। NAD किस में कन्वर्ट हुआ, NADH पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। 5 कार्बन का कंपोनेंट, 5 कार्बन का कंपोनेंट अब यहाँ पर आगे बढ़ के बनाएगा क्या, इसी साइकिल का 3rd कंपोनेंट, 1st, 2nd एंड दिस इज योर 3rd। ये बनता है हमारा सक्सीनिक एसिड। क्या बनेगा, अब देखें ये कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का, ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। क्या क्या हुआ, सबसे पहले CO2 का रिलीज हुआ। CO2 का रिलीज होने के साथ साथ बच्चों एक बनेगा जो हम अभी बनाते हुए आ रहे हैं, NAD पॉजिटिव विल गिव यू NADH पॉजिटिव प्लस HI। ओके, दूसरा अगेन एक करेंसी और है GDP, जो कि बनाती है आपका GTP GDP बनाएगी आपका GTP, जैसे ADP ऐसे ही GDP। ओके, अब यहाँ पे हमें वापस से 4 से 4 ही रखा, कोई चेंज नहीं करना है, बस फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि भाई ये कंपोनेंट हमें ऐसे एज इट इज़ बनाए रखना है, ताकि ये यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करता जाए, सिट्रिक एसिड का, ताकि डीकार्बोक्सिलेशन करके देखें। सबसे पहला डीकार्बोक्सिलेशन, 2nd डीकार्बोक्सिलेशन एंड 3rd डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का। कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, 1, 2 एंड 3। 3 कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड, मतलब पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल टूट चुका, खत्म हो चुका। अब हमने क्या करना है,
इसको एज इट इज बनाए रखना है अपने पास। किसको? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को। सिंपल में बात कर सकती हूँ सक्सीनिक एसिड को, ताकि ये इसके साथ कंबाइन करके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन फर्दर कर दे। तो यहाँ पे बना आपका मैलिक एसिड। क्या बना हमारा? मैलिक एसिड। सक्सेनिक एसिड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगेन दोनों स्टेप्स में एनर्जी रिलीज हुई है। कैसे रिलीज हुई है? यहाँ पर FAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हुआ? FADH2। FAD पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर दिया? FADH2 में। और तीसरा लास्ट मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया तो NAD पॉजिटिव इज नाउ कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव। क्लियर? तो जब भी हम आपके सिट्रिक एसिड साइकिल की बात कर रहे हैं तो इस सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर कई सारे चेंजेस आपने देखे, और ये जो चेंजेस हैं ये पूरा किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखें, सबसे पहला NAD का रिलीज, दूसरा NAD का रिलीज, तीसरा NAD का रिलीज एंड फोर्थ NAD का रिलीज। सिंगल दिखा रहा है NAD। टोटल कितने NAD निकले? 4 NADH पॉजिटिव। 4 पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है 1। ग्लूकोज के ग्लूकोज को तोड़ने पे क्या बोले हम? पार्शियल ब्रेकडाउन पे कितने मॉलिक्यूल रिलीज करवाए गए थे? मॉलिक्यूल रिलीज करवाए गए थे हमारे 2। तो जैसे ये चल रहा है ऐसी दूसरी जगह पे एक और सिट्रिक एसिड साइकिल चल रही होगी। तो कितने NAD? 8। NADH कितने NAD बने? 8। अब आ जाइए ATP पे। ATP हमें कहीं भी नहीं दिखा, ATP कहीं भी नहीं है, बस एक जगह पे GDP को GDP में कन्वर्ट किया तो 1 GDP। ठीक है, 1 GDP। और एक क्या बना? 1 into 1, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है तो ये हो गए 2। ओके, आगे मैंने क्या बोला? आगे मैं बात कर रही हूँ FADH2। FADH2 भी कितने हैं? 2 into 1 FADH2, 2 FADH2। मैं ATP का काउंटिंग कर रही हूँ टोटल। ATP देखेंगे कितने कितने बने। 1 NADH, एक NAD 3 ATP रखता है, एक GDP 1 ATP रखता है, एक FADH2 2 ATP रखता है। 3 8 24 ATP प्लस 1 ATP प्लस 2 2 4 ATP। टोटल ATP कितने हो गए? 29। 1 2 3 4 29। तो क्या पढ़ा हमने? 2 FADH2, टोटल कितने हो गए हमारे? 4। तो सिंपल यहाँ पे जो टोटल ATP फॉर्म हुआ वो ATP हम जो है वो काउंट कर लेते हैं। तो फिर से समझेंगे, पूरी की पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल में और क्रेब्स साइकिल में या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ATP बनते हैं वो ATP 3 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करवा के 4 तो NAD करवाएगा, एक FADH2 करवाएगा और एक ATP करवाएगा। क्लियर? अब जब भी हम ATP और NADH2 का रिलीज़ करवा रहे हैं एनर्जी का, तो FADH2 2 मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है, 4 ATP हो गए, एक GDP से एक ATP मिलेगा, एक ATP वो हुआ, 2 हो गए, सॉरी ये 2 GDP तो 2 ATP और ये 2, टोटल हो गए 30। टोटल कितने ATP हो गए हमारे पास? 30। अब 2 जगह पर आप ऐड करेंगे। सबसे पहला
ग्लाइकोलिसिस में टोटल बने थे 10। बने कितने थे, मैं अभी सिर्फ बात कर रही हूँ फॉर्मेशन की, 10। सिट्रिक एसिड में या फिर क्रैब में कितने बने, 30। टोटल हो गए 40, जिसमें से 2 हुए थे कंज्यूम, टोटल बचे 38 एटीपी। यहाँ पे हम सिर्फ 11 एटीपी बना रहे थे, जहाँ पर मैंने क्या किया, एनारोबिक रेस्पिरेशन किया। और उसी जगह पर दूसरा मैंने क्या बना दिया, उसी जगह पे दूसरा मैंने जब इसी प्रोसेस को एरोबिकली चली, तो इसी प्रोसेस में एरोबिकली चलने पे मैंने किसका फॉर्मेशन, कितनी एटीपी का फॉर्मेशन किया, टोटल 38 एटीपी का फॉर्मेशन किया। तो जब भी हम एटीपी के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म्स मोर एटीपी, या फिर ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं एज कंपेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन का सेकंड फिनोमेना हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हम एनर्जी का रिलीज करवाने की बात कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये सारा का सारा काम चल कहाँ पर रहा है, ये सारा का सारा काम चल रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। आपने भाई क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था पावर हाउस ऑफ द एनर्जी इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब ग्लाइकोलिसिस तो हमने साइटोप्लाज्म में करवा दी, अब एनर्जी जो रिलीज करवानी है वो कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगी। तो इस वजह से ये जितनी प्रोसेस चली वो किस में चली, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 साइट्स। सबसे पहला साइट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, या तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म, जैसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म में ऐसी मैट्रिक्स है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। और वो जो एक्सटर्नल और इंटरनल मेम्ब्रेन के बीच में जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस प्रेजेंट है, वहाँ पे हमारा तीसरा फिनोमेना चलता है। और उस तीसरे फिनोमेना को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है वो आगे नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ये पूरा का पूरा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रहा है। अगर एनारोबिक की बात करें तो अलग, एरोबिक क्रैब साइकिल, क्रैब सिट्रिक एसिड या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। बाकी का जो ETS है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।